प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में स्टडी किया था। उसी चैप्टर के बाद जो है एक दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ अलग तरह की वेव होती हैं जिसने वर्ड को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है या और सब भी इसके जो यूजेस हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उससे जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। हमने साउंड वेव पढ़ा था, लाइट वेव भी पढ़ा था। हालांकि लाइट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अब इसको आगे पढ़ने के पहले हमें कुछ और बातों को देखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ये कैसे जनरेट होती है, इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है। आजकल जो मॉडर्न कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ मोबाइल से या फिर किसी और उससे जो है रेडियो, टीवी या गामा रेज, एक्स रेज, इस सब का हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक, हम थोड़ा सा देखते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंसेप्ट किसने दिया था। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंसेप्ट देने वाले ग्रेट साइंटिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इसको मैक्सवेल शॉर्ट में कहते हैं, इसको शॉर्ट में मैक्सवेल इनका नाम है। ये मॉडर्न साइंस के जो है बहुत बड़े फिजिस्ट थे। इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो है कंसेप्ट दिया था। बाद में इस रिसर्च को लोगों ने आगे बढ़ाया। इसमें हॉट्स थे, इन्होंने लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोपेगेट भी किया। बाद में इस इंडियन साइंटिस्ट थे जो जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने भी इसमें काफ़ी कुछ काम किया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किया। जी मार्कोनी ने तो इसको प्रैक्टिकली करके दुनिया को दिखा दिया, रेडियो सिग्नल भेजा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलते थे। तो ये सब उसका जो है ये कुछ हिस्ट्री थी थोड़ा बहुत। तो इसको जानने के पहले हमें जो मैक्सवेल ने जो थ्योरी दिया था इसके लिए थोड़ा उसको हम आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना भी है, मैग्नेटिक फिनोमेना, दोनों एक साथ हैं। अगर हम देखें जो हमने अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, मैग्नेटिज्म पढ़ा था, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमें इंटर रिलेटेड ये सब टर्म्स लगते हैं। तो इसी को मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसेप्ट देने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को एक साथ कंबाइन किया, यूनिफिकेशन किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट दिया। तो उसको जानने के पहले जो है हम कुछ और बातें देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसेप्ट उनके माइंड में आई कैसे उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्योंकि एक ऐसी वेव होती है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे वैक्यूम से आती है, जैसे सन से हमारे पास जो हीट रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा ही आ रही है। तो बीच में हमें जैसे सन अर्थ से करीब 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस है, बीच में पूरा वैक्यूम है, कुछ दूरी तक ही हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है 300 किलोमीटर तक। उसके बाद तो पूरा हमारा वैक्यूम ही कुछ नहीं है। हालांकि लोगों ने ईथर की कंसेप्ट दिया था कि वैक्यूम में वैक्यूम नहीं बल्कि एक और होता है, एक मैटर होता है जिसको हम ईथर कहते हैं, लेकिन बाद में ईथर की कंसेप्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। टोटली मतलब वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम से होते हुए भी जो हमारे पास ये रेज आती हैं, जैसा कि साउंड वेव है। हालांकि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो साउंड वेव को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंसेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, उन्होंने ही इसका कंसेप्ट दिया था। तो कंसेप्ट दिया था क्योंकि इन्होंने अपने जो मैक्सवेल्स इक्वेशन में 4 इक्वेशन जो उन्होंने डेवलप किया था, हालांकि डेवलप क्या मतलब एक तरह से उन्होंने कंपाइल किया था। ये सारे इक्वेशन जो मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाते हैं, ये 4 इक्वेशंस हैं। तो 4 इक्वेशन को इन्होंने क्या था किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, जैसे गॉस ने दिया था, एम्पियर्स ने दिया था, और किरचॉफ जो हैं और भी साइंटिस्ट थे, बर्ट सेवर्ट थे, और भी साइंटिस्ट थे जो गॉस थे, सब ने इनको मिला करके इन्होंने एक 4 इक्वेशन बनाया। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक 4 इक्वेशन में इन्होंने क्या किया, कंपाइल करके ले दिया, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सारे लॉज, सारे रूल्स, सारे हाइपोथेसिस इसमें समा गई है।
बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, यानी इसने मॉडर्न साइंस को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है। वैसे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जब इंजीनियरिंग आप लोग करेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करें या कुछ और करें, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन ठीक है, उसको जानने के पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, हमें इसको देखना है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ एक लॉ है जो ये हमें शो करता है, अगर किसी वायर में हम जानते हैं, ऐसा कि हम जानते हैं ओरस्टेड ने कहा था कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ओरस्टेड ने कहा था। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, पता लगाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम थे, इसमें बायट-सेवर्ट लॉ थे और उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ थी। ये दोनों लॉ ऐसे हैं जो हमें करंट फ्लो होने की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है उसके चारों, उसको हमें बताते हैं। तो जैसा आप देखा आपने बायट-सेवर्ट लॉ में क्या होता है, बहुत लंबा, बहुत ही इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होता है, लेकिन जो सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको उन्होंने उस नियम दिया था, और वो नियम हमारा यही था कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आई टोटल करंट फ्लो हो रही है, म्यू जीरो क्या है, परमेबिलिटी है। तो जब उन्होंने इस लॉ पर उन्होंने थोड़ा सा जब स्टडी करना शुरू किया, और ये लॉ जैसे देखिए, ये लॉ जब एक कैपेसिटर के केस में अप्लाई किया, देखिए मैंने एक सर्किट यहाँ बना हुआ है, इसमें एक कैपेसिटर है, इस पे दो प्लेट है, एक प्लेट हमारा जो है ये हमारा एक प्लेट ये है, और दूसरा प्लेट हमारा है ये है। इसको हम चार्ज कर रहे हैं, ये बैटरी लगी हुई है, इसे हम चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, ये कैपेसिटर पे किसी बैटरी से लगाते हैं जिसमें करंट फ्लो होती है, इसमें करंट जो आईसी, ये जो फ्लो होने वाली करंट है ये आईसी है, यानी कंडक्शन करंट है। तो जब हम स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी प्लेट पे जो एक प्लेट 1 और प्लेट 2 जो है, दूसरे से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हालांकि मैंने इसमें आपको एक इस तरह बनाया है, सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो प्लेट का जो एरिया है, डायमेंशन है, सब बिल्कुल दोनों सेम होनी चाहिए। ये कॉपर के या किसी मेटालिक कंडक्टर के बने हुए होते हैं। तो जब हम इसमें बैटरी से जब हम स्विच इसमें लगाएंगे तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो कहने मतलब ये करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, आईसी कंडक्शन करंट है ये। और जब ये करंट फ्लो होगी, जब इस प्लेट पे पहुंचेगी, ये करंट कैसे फ्लो होगी, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट। जानते हैं कि जो हमारी आईसी है, जो करंट हमारी आईसी है, ये हमारी होती है dq बाई dt। ये करंट फ्लो हो रही है, और जो चार्ज हमारा फ्लो होकर के आ रहा है, जैसे मान लिया ये क्यू चार्ज फ्लो होकर के किस इंस्टेंट पे क्यू है, तो चार्ज हमारा ऐसे फ्लो होकर के आ रहा है, चार्ज फ्लो करके आ रहा है। तो कहने मतलब ये है, ये सॉरी चार्ज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन कहिए, क्या कहिए इसको, हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, हम इसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ऐसे फ्लो होकर के आएगा। तो जब इस तरह से करंट फ्लो होगी इसमें, तो क्या होगा, अभी देखिए ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में, यानी दोनों प्लेट के बीच में, जो दोनों सरफेस है, दोनों प्लेट के बीच में क्या है हमारा, एयर हो सकती है, या कोई और भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर होता है, जैसे एयर है तो एयर भी डाइलेक्ट्रिक हो सकती है, या कोई और मीडियम भी हो सकता है जो कि डाइलेक्ट्रिक हो, यानी इंसुलेटर हो। तो इसमें करंट फ्लो करके हमारी ऐसे जा रही है, करंट हमारी क्या हो रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन हमने बताया, ये हमारा कंडक्शन करंट ऐसे फ्लो करके जा रही है। तो इस प्लेट पे जाकर के चार्ज क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, यानी जमा होंगे। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होगा, इधर इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। कहने मतलब यह है कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो बैटरी से, हालांकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लेकिन तब भी थोड़ा मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो आएंगे और जाकर के इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकलेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसको चार्ज होने में कुछ टाइम लगेगा,
टाइम मीन्स यानी कि 1-2 मिनट, कुछ सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ मिली सेकंड इसको टाइम लगेगा। तो उस टाइम क्या होगा, हमें इसमें कंडक्शन करंट फ्लो होगी। कंडक्शन करंट फ्लो होगी, इसे करंट फ्लो होकर के जा रही है, फिर यहां से करंट निकल करके आ रही है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे वैक्यूम है, यहां पे कैसे करंट फ्लो होगी भाई? यहाँ पे तो एक तरह हमारा इंसुलेटर्स लगा हुआ है, डायइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगी, इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने जब स्टडी करना शुरू किया तो उससे एक नए करंट के बारे में उनको पता चला। हालांकि उसको उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को विश्वास में लिया, तब जा करके जो है उसको एक्सप्लेन किया प्रॉपरली, ड्राइव किया, तब जा करके उसके बारे में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता चली। तो खैर ठीक है, चलिए ठीक है, छोड़ देखते हैं उसको। अब देखिए इस वायर में, ये जो वायर हमारा है, इसमें हमारे क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। जब करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे देखा हमने 2 पॉइंट मान लिया है, एक पॉइंट P1 यहाँ पर है, एक पॉइंट P2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक ले सकते हैं पॉइंट, यहाँ पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, IC जा रही है, कंडक्शन करंट जा रही है, तो अगर हमें इस पॉइंट पे यानी P पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो उसके लिए हम पता क्या लगाएंगे, हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाएंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जानने का एक मेथड है। इसके लिए उन्होंने ये फार्मूला दिया था, ये फार्मूला हमें दिया था ये। तो ठीक है, जब हम ये लगाएंगे, जब हमारा जो लूप, हमारा जो रेडियस, हमारा जो r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक लूप बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप, या सिंपली लूप कह लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्पियर ने नियम दिया था कि जो जहां पता करना है एक लूप बना लीजिए, उसके बाद फिर जो हमें करंट कैलकुलेट कीजिए। ये लूप हमारा सर्कुलर बन रहा है। और इसी तरह का सिमिलर लूप इस कैपेसिटर प्लेट के दोनों अंदर है, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। अब यहाँ तो ठीक हम पता कर लेंगे, यहाँ पे जो कि करंट फ्लो हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमें जो करंट जो वैल्यू निकल करके आएगी, जैसे हमें किया है B, और ये जो है जो DL है ये निकल करके आएगा, क्योंकि सर्कुलर लूप है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πL इंटू μ0I हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है। लेकिन जब पॉइंट P2 पर हम पहुंचेंगे, यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा जो B होगा, यानी इसका अगर हम निकालना चाहे B इज इक्वल टू μ0I बाई 2πR, L नहीं बल्कि R कहिए। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे निकल, जब हम यहाँ पहुंचेंगे इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो हमें चूंकि करंट है ही नहीं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, B बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, B बराबर 0 हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से करंट, वही करंट निकल भी रही है, तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल लगाया, जो किसी को कंपास नीडल कहते हैं, कंपास लगाया यहाँ पे, तो उसके नीडल क्या हुई, जब इन दोनों के बीच में रखा तो उसमें भी डिफ्लेक्शन हो गया। यानी जो डिफ्लेक्शन, जो जहाँ जितनी मैग्नेटिक फील्ड होने के जैसे कंपास में यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ था, उसी तरह का बिल्कुल उसी अमाउंट में डिफ्लेक्शन इन दोनों के बीच में हुआ। अब ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन हम जानते हैं कंपास नीडल तभी डिफ्लेक्ट करती है जब वहाँ पर हमारी क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। अब यहाँ पे कोई करंट तो है ही नहीं, तो डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, डिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं। यहाँ तो चलिए ठीक है, कंडक्शन करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब कंपास नीडल रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ पर करंट चूंकि नहीं फ्लो हो रही है, IC नहीं जा रही है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैक्सवेल ने यहाँ पर कंपास नीडल रखा तो उनको यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन मिला, और उतना ही डिफ्लेक्शन मिला जितना पॉइंट P1 पे मिला था, क्योंकि दोनों लूप बिल्कुल सेम है, दोनों लूप बिल्कुल क्या है, ये हमने सेम माना, सिमिलर लूप माना है ये। अगर लूप सिमिलर हैं तो जितना डिफ्लेक्शन जिस अमाउंट में और जिस डायरेक्शन में P1 पे हुआ था, उतना ही अमाउंट और उसी डायरेक्शन में P2 पर भी हुआ। तब जो है उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो एम्पियर्स ने जो नियम दिया था, इसमें कोई ना कोई टर्म छूट रहा है, कोई ना कोई टर्म क्या है, छूट रहा है। यानी इस तरह से देखा क्या हुआ, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। यानी इनकंसिस्टेंसी इसको कहते हैं, यानी कोई ना कोई इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ,
इन एम्पियर्स लॉ, यानी देखा यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हुआ कंपास नीडल से, फिर उसके बाद जो करंट यहाँ पर फ्लो, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हुआ, और एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि वहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एम्पियर्स ने ये फील किया कि एम्पियर्स ने जो नियम दिया था उसमें कुछ ना कुछ टर्म क्या हो रहा है, ये छूट रहा है, यानी इनकंसिस्टेंसी है एम्पियर्स सर्किटल लॉ में। तो उसको उन्होंने ठीक किया, बाद में इसको इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, और इस तरह से हमारी जो डिस्कवरी हुई है, किसकी हुई है, जो पता चला है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे फ्लो होती है देखना हमको जो है ये, चलिए ठीक है, मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये जो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है उसको हम देखते हैं कि कैसे ठीक से मिटने का, कपड़े से मिटाता हूँ। यानी उनको जो है मैक्सवेल को, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को एम्पियर्स लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी मिली, तो उस इनकंसिस्टेंसी को जो उन्होंने रिमूव करने के लिए एक नया कंसेप्ट डेवलप किया, और वो कंसेप्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट का। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर जो, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू की है, तो हम एम्पियर्स लॉ उसी वक्त वहीं उन्होंने तो ये कहा कि हम एम्पियर्स लॉ वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन देखिए इस प्लेट पे है, जब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ है, ऐसा कि नहीं हम स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे फौरन चार्ज हो जाएगा विद इन नो टाइम, यानी जीरो टाइम में चार्ज हो, ऐसा नहीं होता है। उसको चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम मतलब होता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का लगता है। तो जैसे देखिए मैं इसको फिलहाल देखता हूँ, जैसे उन्होंने जब कुछ समय जब जैसे ऑन किया उस पर एक चार्ज पॉजिटिव डेवलप हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो और भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इसी तरह से क्या हुआ, फिर चार्ज आता गया और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, यानी समय के साथ साथ टाइम के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो अब जो उन्होंने सोचा, अब उन्होंने जो नियम दिया, जो कंसेप्ट दिया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी करंट की वजह से हुई थी, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से डेवलप हो रही है। यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान ला कि इस पॉइंट पर यहाँ है ई है, यहाँ पर ई है, एट ए टाइम, जैसे एक समय पे जैसे मान ला पर्टिकुलर टाइम है, एक समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जितना यहाँ है उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, टाइम बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, थोड़ा बढ़ती गई, यानी जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज होती गई, बढ़ती गई, बढ़ती मीन्स चेंज होती गई। तो इस तरह से देखा गया उन्होंने क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द करंट, जो यहाँ पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, लेकिन माइंड में तो यही आता है भाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के लिए तो मैग्नेट चाहिए, तो कोई परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या फिर जो है क्या हो, मैग्नेट हो या फिर करंट हो। लेकिन यहाँ पर तो करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पर जो ई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, वो क्या हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनती है जब चार्ज होता है। जैसे देखा होगा आपने, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। ये तो जानते होंगे, हम लोग पढ़े भी होंगे, चार्ज की वजह से होता है ये। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। अब एक समय आया जब इसका पोटेंशियल, जैसे हमने देखा कि ये जो हमारा जो Q है, ये हमारा जो देखा जो Q होने होती है C इंटू V होती है, यानी V इज इक्वल टू Q बाई C, यानी जितना कैपेसिटर की कैपेसिटी थी उस हिसाब से फुल्ली चार्ज हो गया है। जब फुल्ली चार्ज, तो और चार्ज तो नहीं एक्यूमुलेट हो सकता है, क्योंकि जितना चार्ज होना था मैक्सिमम उतना चार्ज
उस पर आ गया है, दोनों प्लेटों पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया ये। तो अब क्या है, अब ये करंट फ्लो होना, आईसी भी बंद हो जाएगी। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो कंडक्शन करंट बंद हो जाती है। यानी कंडक्शन करंट क्या होती है, मैक्सिमम से, यानी जैसे अगर हम ग्राफ अगर ड्रा करें, अगर हमारा ये टाइम है, ये करंट है, तो करंट जो होती है एक्सपोनेंशियली डिके करती है, एक्सपोनेंशियली डिके होती है। यानी मैक्सिमम से, यानी ये जो हमारा अगर है ये आई मैक्स से फिर क्या होती है, ये जीरो हो जाती है, जीरो होती है जब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब हमारी आईसी जो है जीरो हो गई, यानी इस पर जितना चार्ज जमा होना था, एक्यूमुलेट होना था, एक्यूमुलेट हो चुका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना भी बंद हो गया है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना भी बंद हो गया है तो इसमें करंट भी, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होना जीरो हो गई है। यानी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तभी डेवलप होगी जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने मतलब ये है कि मैक्सवेल ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सिर्फ करंट फ्लो होने की वजह से नहीं होती है, तार में करंट फ्लो होने की वजह से नहीं होती, बल्कि वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में या इन दोनों के सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिसके कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो यही लिखा गया है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए भाई एक नियम चूंकि एम्पियर्स ने दे दिया था कि जो है करंट होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, इसके में इसका फ्लो होने का जो रीज़न, इस चेंज जो प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो एक दूसरी करंट है, और इसी करंट का नाम उन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया। क्या नाम दिया उनका, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया। कहने का मतलब ये है कि जो इनके जो डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटर प्लेट में जो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हुई है उसकी वजह से हमारी क्या हुई है, एक करंट डेवलप हुई है। उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण हमारी क्या हुई है, मैग्नेटिक फील्ड हुई है। यानी यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रही है जो कि कंडक्शन करंट है, जिसको हम सिंपली करंट कहते हैं। कंडक्शन करंट जो कि चार्ज के फ्लो होने के कारण हो रही है। यहाँ पर भी चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी चार्ज फ्लो, यहाँ पर जो फील्ड डेवलप होगी कंडक्शन करंट की वजह से होगी। और जहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं बल्कि चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, जहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण क्या हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण जो है एक दूसरी करंट डेवलप हुई है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, इसको नोट कर लीजिए। द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इज गिवन बाय। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है आई डी, इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी है। ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब इसकी वैल्यू जो है, यानी यहाँ पर जो कंडक्शन करंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है कंडक्शन करंट के ही बराबर है। कहने मतलब ये है कि जो वायर है, कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसको डिस्प्लेसमेंट इसलिए नाम दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये करंट जो है आईसी को डिस्प्लेस करके आई है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, पहले एक रही होगी, फिर 2 हुई, फिर 3 4 5, जैसे 100,000 जितना भी होती चली गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जहां पर जो हमारा ये फाई ई है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या हमारा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। तो इस तरह से बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट यानी करंट वहां पर भी प्रोड्यूस हो सकती है जहां पर हमारा क्या हो, कोई वायर ना हो, कोई तार वार नहीं है, कोई लीड नहीं है, वहां पर भी करंट होती है। लेकिन ये करंट इस करंट से डिफरेंट है। ये करंट ये फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, और ये करंट फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये सब उन्होंने बहुत पहले सोच लिया था, जब वो
जैसा कि आपने पढ़ा होगा था फैराडेज लॉ में पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज होता है तो में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। यानी जो हमारा इक्वेशन था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर मैग्नेटिक या फ्लक्स, इसको फ्लक्स भी मैग्नेटिक फ्लक्स कहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो हमारा ईएमएफ डेवलप हो रही है। तो अब मैक्सवेल ने कुछ और तरह से सोचना शुरू किया, क्योंकि नेचर्स में जो होता है पूरी सिमेट्री को लाइक करती है, यानी नेचर लव्स सिमेट्री। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है? तो आंसर इसका उन्होंने हाँ में पता चला, प्रूव भी किया, उसको कैलकुलेट भी किया। जहां पर मैंने लिखा भी है द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको मैं लिख दिया मैंने, इसको नोट कर लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि जो पहला जो सेंटेंस है द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये किसने कहा था? फैराडेज ने कहा था। ये फैराडेज ला ना, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो यही तो लाइन है। लेकिन यही लाइन है बिल्कुल, द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब उन्होंने दूसरी तरह से सोचा कि नेचर्स में सिमेट्री बहुत ज़्यादा है, नेचर्स के जो रूल है फिजिक्स के ज़्यादा सिमेट्री को ही फॉलो करते हैं, तो उन्होंने ये भी सोच लिया कि मैग्नेटिक फील्ड में आल्सो बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का आंसर जो उन्होंने अच्छी तरह से प्रूव भी किया, उसको कैलकुलेट भी किया, ड्राइव भी किया। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही फैराडेज लॉ है। और इसका उल्टा जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट की कंसेप्ट की, यानी करंट वहां पर भी फ्लो हो सकती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है। तो अब दोनों जगहों पर देखिए कि यहाँ पर हमारे वायर में तो कंडक्शन करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि हमें इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं हो रहा, किसी भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी तरह के चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर यहाँ पे कोई अमीटर रखेंगे, जैसे यहाँ पे इस करंट को मेजर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अमीटर लगा देंगे, यहाँ पर मेजर करना है तो ये अमीटर लगा देंगे, तो हमें पूरे करंट की रीडिंग देगा। जितनी करंट जा रही थी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, जो भी हो सब पूरी रीडिंग देगा। लेकिन अगर यहाँ से इस करंट को हम मेजर करना चाहें मीटर से, तो हम उस मीटर की रीडिंग 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। ये करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस करंट को डिस्प्लेस करके आई है, कुछ नहीं फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं फ्लो हो रही है, सिर्फ टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। टाइम्स के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी जो टाइम, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना फील्ड यहाँ पर है, वही यहाँ, टाइम बढ़ गया, फील्ड बढ़ गई, यहाँ पर साथ साथ सबके साथ बढ़ गई है। तो इस तरह से देखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही चेंज हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं पे होगी। मैं बार बार इसको जोर देके कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं पे फ्लो होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, जैसा कि डाइलेक्ट्रिक के बीच में होता है, कैपेसिटर के बीच में, क्योंकि चार्ज का फ्लो तो हो नहीं रहा है। अच्छा, इससे और भी एक बात पता चली कि जैसे होता है कि जैसे हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था कि सम ऑफ द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब कैपेसिटर के केस में क्या होता था बेटा कि यहाँ से करंट गई तो फिर यहाँ पर आ, लेकिन बीच में क्या करंट कहाँ चली गई है, उस करंट का क्या हुआ है। तो इस करंट को देखा, यानी आईसी और आईडी को हम मिला दें तो हमें जो है करंट का कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है, कंटिन्यूटी ऑफ जो करंट है वो भी हमारी जो है उसका भी नियम फॉलो हो रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। इसको मैं चलिए ठीक है, तो उसको हम अब आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब जो एम्पियर्स लॉ था उसमें एक मॉडिफिकेशन किया। एम्पियर्स लॉ में उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया है। मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में
यानी इसके साथ उन्होंने क्या किया, जो ये कंडक्शन करंट थी, एक्चुअली में यही कंडक्शन करंट है, यानी जो इसमें कंडक्शन करंट आई थी ये इन लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई सी प्लस एक दूसरी करंट जोड़ा जिसकी वैल्यू थी ये आई डी। तो ये कंडक्शन करंट है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रखना चाहें तो देखिए इस तरह से बन जाएगा इक्वेशन, म्यू नॉट आई सी प्लस ये जो था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हमारा है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ। और इस इक्वेशन का जो उन्होंने नाम दिया, तो अपना भी नाम ऐड कर दिया उन्होंने, तो ये बन गया एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बन गया, ये जो बना दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में क्या थी, एम्पियर्स, सिर्फ एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी थी, तो उन्होंने एक नए तरह का कंसेप्ट दिया और ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही थी। दोनों ही एक तरह से सिमेट्री जो है उन्होंने प्रूव कर दी। और साथ ही साथ जो कंटिन्यूटी थी करंट की, जैसे कंटिन्यूटी थी करंट, यहाँ से यहाँ पे करंट थी आईसी, फिर यहाँ पे करंट थी आईसी, यहाँ पे करंट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है फ्री स्पेस है, लेकिन यहाँ पे भी करंट फ्लो है आईडी। तो अब जो हमारा है ये आईसी प्लस आईडी ये फ्लो करके हमारी आ रही है क्या, फिर हमारी आ रही है ये आईसी। यानी यहाँ पर जहाँ पर आईसी है, जहां पर आईसी नहीं है वहां पर हमारी आईडी है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर करंट के बराबर है। और जहां पर देखिए हमारी इसमें क्या है, सिर्फ हमारी क्या है, कंडक्शन करंट है, हमारी क्या इसमें है, ये कंडक्शन करंट है। तो इसको भी देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर क्या हमारी है, ये यहाँ पर कंडक्शन करंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी क्या है, नहीं है, तो ये हमारी करंट है। इस तरह से हमारी जो कंटिन्यूटी का जो थ्योरी, कंटिन्यूटी का जो नियम था वो भी फॉलो हो रहा है कंटिन्यूटी का। यानी करंट यहाँ पर आई, यहाँ पे करंट है, यहाँ पर करंट हमारी क्या है, आईसी है, यहाँ पर आईसी जीरो है। कहने मतलब यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर हमारी आईसी क्या है, ये जीरो है। और जहाँ पर ये आईसी है उस केस में आईडी हमारी क्या है, जीरो है। अच्छा, अब देखिएगा दोनों की वैल्यू बिल्कुल आईसी और आईडी दोनों की वैल्यू क्या होती है, ये सेम होती है। तो ठीक है, इसको इतना आप पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कंसेप्ट जो है मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इसको अच्छी तरह देखिए, जो आपके एग्जाम में जितना आता है, चाहे बोर्ड का हो चाहे किसी कंप्यूटर एग्जाम का, इससे कंसेप्ट बस कंसेप्ट इतनी ही है। उसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने ब्रीफ में किया है, लेकिन इससे सारे पॉइंट्स आ गए हैं। कहने का मतलब यह है कि कंडक्शन करंट जो होती है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होती है, ये बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। दोनों को अच्छी तरह से समझिए। और जब देखिए, जब एक मिनट और देख लीजिए, जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो हमारी आईसी करंट का फ्लो होना बंद हो गया, यानी कंडक्शन करंट भी बंद हो गई। जब ये पोटेंशियल, जब करंट जब फुल्ली चार्ज हो गया तो कहने मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों बिल्कुल सेम हो गए, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बंद हो गया। तो उस केस में आईसी अगर यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर आईडी भी जीरो है, यानी सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, ना तो आईसी है ना आईडी है। तो एक जो ब्रीफ में करना चाहूँगा मैं कि जो कंडक्शन करंट फ्लो होती है, इसकी जो यूनिट होती है कंडक्शन करंट जो होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक के बीच में होती है, इंसुलेटर के बीच में होती है, क्योंकि इंसुलेटर के बीच में बेटा कंडक्शन करंट नहीं फ्लो हो सकती है, ऐसा कि हम सभी लोग जानते हैं नहीं फ्लो होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पर फ्लो हो सकती है, प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी सम चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब उस पर चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। ये तो इस तरह से हमारी जो कंटिन्यूटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी जितना करंट आ रही थी उतनी ही करंट हमारी जा रही थी। और तो इस तरह से आप जो है ये जो करंट हमारी है यहाँ पर आईसी है, जो करंट चार्ज के फ्लो होने से हो रही है, यहाँ पे जो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये भी जो हमारी
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से है, तो उस कारण से जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्लो हो रही है। दोनों की यूनिट सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी, और दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो भी सेम मैग्नीट्यूड की होगी। यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर IC की वजह से थी, वहीं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड P2 पर भी है ID की वजह से जो है ये। लेकिन दोनों का सोर्स अलग अलग है। IC का सोर्स है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और दूसरे का है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हो रहा है। तो ठीक है, इतना आज के लिए रहने दीजिए। अभी मैं फिर उसको जो है कल दूसरी तरह से और बताऊंगा मैं कि कैसे जो है कैपेसिटर में IC ID के बराबर होती है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द लीड या इन द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द डायरेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द लीड, करंट फ्लोइंग इन द वायर जो होता है उसमें दोनों इक्वल होती है। बस फार्मूला याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, जैसे IC जो हमारी होती है, IC जो हमारी होती है ये होती है dq बाई dt की वजह से, और जो ID होती है ये होती है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। जहाँ पे फाई जीरो क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द एयर या परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक होती है। तो ठीक है, इतना रहने दीजिए कि उसके बाद हम आगे और समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। फिलहाल एक कंसेप्ट मैंने दे दिया है डिस्प्लेसमेंट करने, जो कि टोटली न्यू है। IC ID दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इन दोनों की यूनिट भी अलग होगी। अगर अभी तक डिस्प्लेसमेंट करंट को मेजर नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए कोई मीटर बना ही नहीं है। जैसे मीटर IC मेजर कर लेंगे, IC मेजर कर लेंगे, लेकिन ID को मेजर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है या किसी और ना आयन हो कोई चीज़, ना किसी चीज़ का फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव नहीं करी, बल्कि क्या हो रही है, एक तरह से चेंज कर रही है। तो ठीक है, इसको रहने दीजिए, फिर इसके बाद हम उसमें टर्न में इसको देखते हैं। तो इसको पढ़ते रहिए, थोड़ा समझिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है वाकई में। अब इससे क्वेश्चन बोर्ड में तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे नीट हो चाहे आपका JEE हो, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ठीक है, इसके लिए आप रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।